हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे प्रीसीजन एग्रीकल्चर, और प्रीसीजन एग्रीकल्चर में हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी इसके नीड एंड कंसेप्ट के बारे में, यानी जो हमारी परिशुद्ध खेती है इसकी क्यों संभावनाएं आई, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसकी जो अवधारणा इसके कंसेप्ट है उसके क्या अवधारणा है, यानी उसको अपन किस तरीके उसके कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जिनको परिशुद्ध खेती को अपने लागू किया या में जो अपनी प्रीसीजन एग्रीकल्चर है इसकी आवश्यकता है। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसके टूल्स एंड टेक्निक के बारे में, यानी इसकी कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनका अपन यूज़ करते हैं। उन तकनीकों के बारे में अपन संक्षेप के बारे में संक्षेप से पढ़ेंगे, और बाद में इनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वह अपन अलग अलग चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। जैसे आइए देखते हैं कौन कौन से इसके टूल्स एंड टेक्निक हैं। जैसे पहले आता है इसका जीपीएस सिस्टम। इसमें कई, देखो मैं आपको इस शॉर्ट में बताता हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। जैसे जीपीएस है, जीआईएस है, या फिर जैसे ये अपने वर्टिकल रेट सिस्टम है, या सेंसर टेक्निक है, स्काउट क्रॉपिंग है, या इस तरीके की क्या है इसमें बहुत सारी, जैसे यील्ड मैपिंग है। तो इस तरीके की सभी जानकारी इसमें क्या है मिलती है। जैसे पहले अपन पढ़ते हैं जीपीएस के बारे में। तो जीपीएस क्या होता है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये टर्म है, ये टर्म अच्छी तरीके से याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो जीपीएस क्या होता है कि जीपीएस है एक उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है जो क्या है उपयोगकर्ताओं को 100 से 0 पॉइंट यानी 0.01 मीटर के बीच की सटीकता के साथ स्थितीय जानकारी यानी कि रिकॉर्ड करने में हमारी मदद करता है। तो इसे अपन कह सकते हैं जैसे उस क्षेत्र में जीपीएस, तो आपने वैसे अपने लास्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। तो जीपीएस तो आजकल जिसके पास भी स्मार्टफोन है वहाँ सब जगह जीपीएस का यूज़ होता है, वो सभी जीपीएस का यूज़ करके देखते हैं। तो जीपीएस एक, देखो जैसे अपन कहीं खड़े हैं अपनी, इसमें जीपीएस का मेन रोल होता है उस स्थिति को बताना, उस एग्जिट स्थिति को बनाना, एक पूर्ण सटीकता से उस जानकारी को देना भी यहाँ कोई जो है वह बिंदु है। जैसे अपन यहीं खड़े हैं तो जीपीएस से क्या है अपनी जो एग्जिट लोकेशन है वह जीपीएस के द्वारा आ जाती है। अब इसमें क्या है कि यह जीपीएस है वो किसानों को खेत की सही स्थिति का पता लगाने, या मिट्टी का प्रकार, जैसे डिजीज़ कोई प्रकोप है, या उसके द्वारा घास का आक्रमण यानी कि जो कहीं वीड का जो अटैक हो रहा है, तो इन सभी की जानकारी भी क्या हमें जीपीएस से मिलती है। उस क्षेत्र के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है या पूर्ण सटीकता के साथ हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या है कि जीपीएस उपग्रह उन संकेतों को प्रसारित करता है जो जीपीएस रिसीवर को अपनी स्थिति का आकलन करने अनुमति देता है। अनेक विकसित देशों में जीपीएस का प्रयोग सामान्यतः नेविगेटर के रूप में किया जाता है, या नेविगेटर के रूप में विशेष स्थान पर निर्देशित करने में किया जाता है। जीपीएस क्षेत्र में संचालन के लिए यह सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है, और प्रणाली किसानों को निर्धारित क्षेत्र में स्थानों को विश्वसनीय पहचान देने की अनुमति देती है। यानी जीपीएस का है जो एक विश्वसनीय संपूर्ण जानकारी मिलती है हमें उस क्षेत्र के बारे में, उसकी क्या जो वहाँ का जो एरिया क्या है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, वहाँ की कैसी सॉइल्स रहेगी, तो इन सब के बारे में क्या है हमें जीपीएस से पता चलता है। इसके कई तरीके के जैसे बेनिफिट होते हैं। देखो जैसे फार्म मशीनों को केवल सेंटीमीटर के पैमाने पर विचलन करने और सैकड़ों मीटर लंबे ट्रैक के साथ निर्देशित किया जाता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ पर उसकी एक केवल जो पैमाना होता है सेंटीमीटर से पैमाने से लेकर कई मीटर तक के जो पैमाने होते हैं वह क्या निर्देशित किए जाते हैं। यानी उन सब सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक के पैमाने में बताए जाते हैं भी कहाँ पर क्या है या कितनी ऊंचाई है। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो आपने कंप्यूटर लेवलिंग सुना होगा। कंप्यूटर लेवलिंग, कंप्यूटर लेवलिंग में क्या होता है कि अपन किसी फील्ड को जब लेवल करते हैं तो उस क्षेत्र में इस कंप्यूटर लेवलिंग के द्वारा अपन 1 इंच जैसे 1 सेंटीमीटर तक की भी जो ऊंचाई या जो अपनी गहराई, जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे भी इस क्षेत्र में ढलान है या इस क्षेत्र में हाइट है, तो वहाँ पर के उस फील्ड के पूरे बारे में अपन जैसे इस फील्ड के इस पोजीशन से उस पूरे फील्ड की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। देखो यहाँ से पूरे क्षेत्र के, अभी क्षेत्र कितना लंबा है यह उस क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो एक जगह खड़े रहकर उस कंप्यूटर लेवलिंग के द्वारा अपन पूरे क्षेत्र की क्या है लेवलिंग कर सकते हैं, यानी कि उस क्षेत्र की अपन लेवलिंग की जानकारी ले सकते हैं। अगर उस क्षेत्र की लेवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर किस जगह सबसे ज़्यादा मिट्टी उठाई गई है,
यहाँ पर कहाँ पर मिट्टी उसमें डालने की आवश्यकता है, तो इन सब के बारे में, जैसे लेवलर क्या है इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इस लेवलर के बारे में पूर्ण रूप से सटीक जानकारी मिलती है। उसके बाद में इसमें क्या है कि पंक्तियों को बुलाया नहीं जाता है और दिव्यापन नहीं किए जाते हैं, और कार्य के दौरान पंक्तियों की संख्या गिनी जा सकती है। यानी जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको एक सटीकता के साथ, एक पैमाने के साथ अपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि उपकरण सामग्री वर्ष दर एक समान तरीके से संचालित किए जा सकते हैं और परिशुद्धता के साथ रात में भी काम करना संभव होता है। यानी भी कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या अपन नाइट में भी इसे वर्क कर सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र पर किसी तरीके की कोई लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर जीपीएस प्रणाली है या हवा से प्रभावित नहीं होती है। यानी इस पर किसी जैसे तूफान वगैरह या जैसे तेज हवाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपन जो कार्य है वह आसानी से कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। उसके बाद में एक अतिरिक्त रिकॉर्डर मानचित्र बनाने में उपयोग करने की जाने वाली सूचना संग्रहित करता है। इसके अलावा अपनी सेकंड जो आता है वह आता है सेंसर टेक्निक, यानी सेंसर तकनीक। सेंसर तकनीक के द्वारा अपन क्या है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जैसे फोटो इलेक्ट्रिसिटी है या अल्ट्रासाउंड है, इनके द्वारा क्या है उस क्षेत्र की ह्यूमिडिटी, उस क्षेत्र की जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जैसे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की एरिएशन कैसी है, तो इन सब के आंकड़ों के बारे में अपन क्या है सेंसर टेक्निक द्वारा जानकारी मिलती है। और इन आंकड़ों का उपयोग क्या है, सदूरस्वेदी आंकड़ों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। जैसे फसल प्रजातियों में फर्क, जैसे किसी क्षेत्र में जैसे अपन जो तनाव होता है उसकी स्थिति जानने के लिए, या उस क्षेत्र में उस क्रॉप की वेरिएशन क्या है, उसकी क्या विभिन्नता, उस क्षेत्र में कितनी परिवर्तनशीलता आई है, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे यूज करते हैं। उसके बाद में आता है जैसे अपन सेंस ऑफ सॉइल करेक्टर में इनका किन कहाँ यूज होता है, तो एक मृदा संवेदन विशेषता है, यानी कि उस मृदा की किस तरीके की बनावट है, उसकी किस तरह की फिजिकल कंडीशन है, तो उस जो क्षेत्र की उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है मृदा का, उसकी कैसी सॉइल जो उसकी सॉइल प्रोफाइल है, यानी कि मृदा जो सेंसर बोलते हैं उनका किस तरीके का है, जैसे AB या ABC रिगोल्थ है, तो इस तरीके से जो अपने संपूर्ण जानकारी है वह इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा पोषक स्तर या चिकनी मिट्टी की उपस्थिति, यानी वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट लेवल है वह कितना है, उस क्षेत्र में या उस मिट्टी में अपने न्यूट्रिएंट कितने हैं, या उसकी जो क्ले सॉइल है वह है या नहीं है, वहाँ पर सॉइल कौन सी है। जैसे अपन ऐसे कह सकते हैं भी मिट्टी का पता लगाने के लिए भी वहाँ पर क्ले सॉइल है या लोमी सॉइल्स है या फिर जैसे ब्लूई सॉइल्स है, तो इस तरह यानी कि जो सैंडी लोमी सॉइल्स है, तो इन सभी मिट्टियों का अपन जानकारी भी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में सेंस ऑफ कलर, यानी रंगों के ज्ञान में, इसको समझने के लिए निम्न स्थिति पौधों की आबादी या जल की कमी या पौधों की पोषक तत्वों, यानी कि वहाँ पर वाटर की कमी है, यानी कि जल की कमी है, या उसके बोतल में कितना जल है, या फिर उसके बाद में उसमें पौधों को न्यूट्रिएंट है वह अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र के भी अपने जानकारी सेंसर टेक्निक द्वारा ले सकते हैं। उसके बाद में अपने आता है कि उपज की निगरानी करने के लिए, यानी अपने जो उपज प्राप्त होती है या जो अपन उपज की ओर, जैसे क्रॉप है जो इसमें मैच्योरिटी की तरफ जा रही है या मैच्योरिटी स्टेज में है या कब तक ये है, उसमें कितनी यील्ड होगी अपने किस क्षेत्र में, तो इस तरीके की अपन जानकारी भी से लेते हैं। उसके बाद में परिवर्तनीय दर प्रणाली, यानी उस क्षेत्र की वेरिएशन के बारे में, उस क्षेत्र में कितनी विभिन्नता आई है, उस क्षेत्र में कितनी परिवर्तनशीलता हो रही है, तो इस बारे में क्या है हमें जानकारी मिलती रहती है। उसके बाद में वेरिएबल रेट सिस्टम, उर्वरकों के प्रवास की निगरानी करने तथा खरपतवार आक्रमण की खोज करने के लिए, यानी वहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके के वीड है और उन वीड का क्रॉप पर क्या इफेक्ट पाया जाता है, या कौन सा वीड कब अटैक कर रहा है, या उसकी जो क्रॉप जैसे कंपटीशन उसकी जो है वह कब है, उनकी प्रतिस्पर्धा किस टाइम है, उसकी क्या क्रिटिकल स्टेज है, तो इन सब के बारे में अपन जानकारी मिलती है। अब अपना आता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी GIS होता है भूगोलिक सूचना प्रणाली, यानी भूमि के बारे में जितना भी हमें सूचना मिलती है या भूमि की सूचना की स्टडी जो की जाती है उसे क्या कहते हैं, भूगोलिक सूचना प्रणाली। भूगोलिक सूचना प्रणाली है जो इसका सर्वप्रथम या 1960 में शुरू की गई, और इसमें इस प्रणाली में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व अन्य प्रक्रियाएं शामिल होती है, जो क्या है मानचित्र तैयार करने के लिए मुख्य विशेषताओं या स्थानीय डाटा का संकलन करने या पुनः प्राप्ति या विश्लेषण में इसका यूज किया जाता है। यानी यह एक तरीके से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर आधारित प्रणाली है जो क्या करती है कि एक तरह से मानचित्र यानी कि फील्ड मैप है तैयार करती है, और उसमें कितने डाटा कलेक्शन करती है, और उन डाटा कलेक्शन के विश्लेषण के बारे में हमें, यानी इसका इवैल्यूएशन या उसका उसके बाद में सहायता के लिए अभिकलित की गई है। और
भौगोलिक सूचना जीआईएस जानकारी को एक स्थान पर संकलन करता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे विस्तृत किया जा सके। यानी कि यह क्या करता है कि उस डाटा को कलेक्ट करता है और फिर उस डाटा को स्टोरेज कर लिया जाता है ताकि हमें आने वाले समय में उस क्षेत्र के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है वह हमें प्राप्त हो सके। उसके बाद में कंप्यूटर का जीआईएस मानचित्र पारंपरिक मानचित्र से भिन्न है। इसमें सूचना की कई परतें जैसे उपज मृदा सर्वेक्षण मानचित्र या वहाँ पर कितनी रेनफॉल हुई, यानी क्रॉप है जो उसका या जो अपने उसका किस तरीके जो क्रॉप है उनके बारे में अपन निगरानी कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ के जो सॉइल्स है उनमें न्यूट्रिएंट का स्तर कितना है उसके बारे में अपन जान सकते हैं। उसके इस तरीके के बहुत सारी जो डिजिटल सूचनाएं होती है उनको भी क्या है परिवर्तित करने में यह मदद करता है। जीआईएस प्रणाली एक अच्छी नई जो क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रणाली है, ये अच्छी टेक्निक है और जो अपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और इसमें सटीकता के साथ हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा भूमि के उपयोग एवं वनस्पति आच्छादन को के सूचना का मानचित्र तैयार करने और डिजिटल छवियों का विश्लेषण किया जाता है। जीआईएस एक तरीके का कंप्यूटरीकृत नक्शा है, लेकिन एक वास्तविक भूमि का आंकड़ों एवं भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए स्थानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी एक तरीके से जितनी भी डिजिटल अपन मैपिंग करते हैं किसी फील्ड की तो वह इसके अंदर जीआईएस में कर सकते हैं। उसके बाद में अपने आता है विकृषि की भौगोलिक सूचना प्रणाली। डाटाबेस से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, जैसे मृदा के प्रकार के बारे में, उसकी सतह की निकासी के बारे में, यानी कि उस क्षेत्र का ड्रेनेज कैसा है, वहाँ पर अपन क्या है अच्छी तरीके से जल निकास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हमें वहाँ ड्रेनेज सिस्टम है जो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये सब क्षेत्र क्या है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में अपन सॉइल टेस्टिंग के बारे में इससे जानकारी मिलती है, या ये सिंचाई के बारे में, या जो केमिकल अपनी एप्लीकेशन है उसके बारे में फिर क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में किसी विशेष स्थल पर किसी फसल को प्रभावित करे या प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों को समझने के लिए हमें उपयोगी साबित होती है या उपयोगी सिद्ध होती है। उसके बाद में अपने अगला आता है ग्रिड प्रतिचयन, जिसे अपन बोलते हैं ग्रिड सैंपलिंग। यह क्या होता है, यह एक फील्ड को 0.5 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के ग्रिडों में तोड़ने की विधि है। उर्वरकों के अनुप्रयोग की उचित दर निर्धारित करने के लिए ग्रिड के भीतर से मृदा का नमूना लेना उपयोगी है और प्रत्येक से अलग अलग नमूने लेकर या उन्हें मिश्रित कर विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। जैसे क्या कहता है अपने ग्रिड मृदा नमूनाकरण या ग्रिड मृदा नमूना मिट्टी के नमूना सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ग्रिड सैंपलिंग में कि इसमें कोई भी क्षेत्र है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है आपने इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र का जब अपन सॉइल सैंपल लेते हैं तो उस सॉइल सैंपल लेने के लिए उस क्षेत्र को, जैसे ये पूरा क्षेत्र है अपना, उस क्षेत्र को अपन कई तरीके के इसमें ग्रिड जो वर्ड्स है यानी कि कई ग्रिड में इसको तोड़ लिया जाता है। यानी उस क्षेत्र के कई, अब एक नमूना यहाँ से ले लिया जाता है, फिर एक सॉइल सैंपल यहाँ से लिया जाता है, अलग अलग यहाँ से सैंपल लिए जाते हैं। यानी उस पूरे क्षेत्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वहाँ से सैंपल लेकर इसको क्या है इसकी सॉइल टेस्टिंग की जाती है। जैसे इसमें क्या है, जैसे सिंचित जो क्षेत्र होता है, सिंचित क्षेत्र में अपन क्या इसमें 2.5 हेक्टेयर का क्या है एरिया रखा गया है। यानी एक सैंपल लेने के लिए अपन जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ अपन 2.5 हेक्टेयर यानी कि 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र से एक सॉइल सैंपल लेते हैं। अलग अलग जगहों से उसको, यानी अलग अलग जो ग्रिड होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वहाँ से सॉइल सैंपल लिए जाते हैं और फिर उसका सॉइल टेस्ट सॉइल जो लैब होती है, सॉइल टेस्ट लैब होती है, उसमें उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरीके जो व्यवस्थित ग्रिड में एक तरह मिट्टी के नमूनों की स्थानीय जानकारी भी होती है और डेटा के मानचित्र को अनुमति देता है और मृदा नमूनाकरण का लक्ष्य पोषक तत्वों या पानी की आवश्यकता को पूरा या मानचित्र करना या अनुप्रयोग मानचित्र कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र सॉइल सैंपल का ये होता है कि उस क्षेत्र में न्यूट्रिएंट कितने हैं या कौन से जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा अधिक है, कौन से पोषक तत्वों की वहाँ पर कमी है। तो उस क्षेत्र को अपन सॉइल सैंपलिंग के द्वारा उन पोषक तत्वों को अपन क्या है उसकी जानकारी लेते हैं और वहाँ पर किस पोषक तत्व की आवश्यकता है तो वहाँ उसको देखकर अपन क्या उसकी उपलब्धता करते हैं प्लांट को। उसके बाद में अपना अगला आता है परिवर्तन, ये वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी यानी VRT सिस्टम। इसमें क्या होता है, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी से बोलते हैं। इसमें होता है कि कई कृषि परिचालनों में लागू की जा सकती है। VRT पद्धति मृदा के मानचित्र में उल्लेख की गई मृदा
या किस्म के आधार पर खेत की लागत या दर तय करती है। जीआईएस से बहुविषय सूचनाओं से उर्वरक या कीटनाशियों का अनुप्रयोग तथा शाकनाशी के चयन जैसी सभी प्रक्रियाओं को सही समय पर सही जगह या सही दर से इस्तेमाल करके नियंत्रित किया जाता है। और वीआरटी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सटीक कृषि प्रणाली है। अब वीआरटी क्या है भी, जैसे मैंने आपको 4R जो प्रिंसिपल बताया था, यानी 4R का भी राइट वे या राइट प्लेस राइट टाइम पर, यानी किसी भी जो राइट थिंग्स होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसको राइट प्लेस पर राइट टाइम पर, यानी उसको सही स्थान पर सही समय में देना, वह क्या होता है, वीआरटी सिस्टम होता है एक तरीके से। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी जैसे फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड है या हर्बिसाइड है, तो इन सब का क्या एक सही सिलेक्शन करना और सही सिलेक्ट करके उस सही जगह में उस प्लांट के लिए डालना जहाँ पर वह इसे इफेक्ट करे, या उस बीमारी में जैसे अपन डिजीज़ के लिए डालना जिससे क्या इसे डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो यह क्या सही टाइम को एक तरीके से इंगित करता है भी सही समय पर उस चीज़ को देना और सही मात्रा में देना, यही क्या है वीआरटी सिस्टम होता है। उसके बाद अपने आता है क्रॉप स्काउटिंग, यानी फसलों की देखभाल। भी फसलों की देखभाल का अर्थ हो गया कि किसी फसल के मौसम में निरीक्षण, जैसे खरपतवार का प्रकार या उसके उपज मानचित्रण में विभिन्नता बताते हुए कीट या फफूंद संक्रमण जैसे यानी कि फंजाई का जो इन्फेक्शन या प्रजाति तीव्रता या फसल उत्तक के पोषक तत्वों की स्थिति बाद में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी उस क्षेत्र के वीड्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में, या जितने भी जो पेस्ट जो अपने ये वीड होते हैं और वीड में कौन से हर्बिसाइड को डालना है, तो इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह क्या मिलती है, अपने क्रॉप स्काउटिंग में मिलती है। उसके बाद में उपज मानचित्रण यानी यील्ड मैप, यानी उस क्षेत्र को एक मैपिंग के द्वारा, जैसे अपन जीआई सिस्टम में अपन करते हैं, जीआई सिस्टम में क्या है, उस क्षेत्र का डिजिटल मैप सिस्टम बनाया जाता है। जैसे किसी उपज का मानचित्रण अनुकूलित संयुक्त हार्वेस्टर के द्वारा, संयुक्त जो संसाधन डाटा होता है उनके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और जीपीएस से सुसज्जित होता है, अर्थात यानी कि उपज रिकॉर्डिंग प्रणाली और उपज मानचित्रण में संयुक्त फसल काटने वाले यंत्र के माध्यम से अनाज प्रवाह की रिकॉर्डिंग दर्ज होती है, यानी जबकि खेत में एक ही समय पर वास्तविक अवस्थिति को दर्ज किया जाता है। उसके बाद में उपज मानचित्र के उच्चतम एवं निम्नतम उपज क्षेत्रों के परिशुद्ध स्थान को निर्धारित करने या इसकी जो उपज में विभिन्नता होती है, उसकी जो वेरिएशन आती है, उनके कारकों का विश्लेषण किया जाता है, उनके बारे में उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उस मूल्यांकन में जैसे पैदावार का पता लगाने का एक तरीका या पोषक तत्वों के स्तर या अम्लता या अन्य कारकों के परीक्षण के लिए 10x100 ग्रिड पैटर्न में भूमि से नमूने लेना, यानी कि सैम्पलिंग, सॉइल सैम्पलिंग है, वही जो ग्रिड सैम्पलिंग है, उसी के आधार पर उसको अपने जैसे इसमें क्या क्या कि पैदावार का पता लगाना है, यानी कुछ क्षेत्र में कितनी पैदावार हुई है, कितनी उपज हुई है। उसके बाद में उसके पोषक तत्व स्तर के बारे में, या फिर वहाँ पर जो सॉइल है वह सैलाइन है या एल्केलाइन है या जो एसिडिटी है, तो इस तरीके से वहाँ की उसकी अम्लता या लवणीयता या क्षारीयता के बारे में पता लगाना और वहाँ से सॉइल सैंपल लेकर अपने उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता लगाना। तो इन सभी का ज्ञान क्या है इसमें अपन यील्ड मैपिंग में करते हैं, यानी उस क्षेत्र के एक मानचित्रण के रूप में तैयार कर लिया जाता है। अब अपना जो लास्ट आता है वह आता है सुदूर संवेदन, यानी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसर क्या होते हैं कि ये आमतौर पर जैसे हवाई या उपग्रह सेंसर की श्रेणियों में आते हैं, यानी रिमोट सेंसिंग है जो क्या है, उपग्रह सेंसर प्रणाली है एक तरीके से। इसमें क्या होता है कि ये प्रणाली मृदा के प्रकार, यानी उसी तरीके से जैसे फसलों के विकास या सड़क क्षेत्र की सीमाओं या जल आदि के अनुरूप क्षेत्र के बदलों के रूप में परिवर्तन के संकेत देती है, यानी यह एक उपग्रह प्रणाली है। इसमें क्या है, उस क्षेत्र की कैसी मृदा है या उस क्षेत्र की कितनी ढलान है या वहाँ पर जो सोइल्स है वह उबड़ खाबड़ है या लेवल है या वहाँ पर जो मैदानी भाग है या पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन सब के बारे में क्या है, रिमोट सेंसिंग द्वारा उस क्षेत्र के बारे में पता चलता है। उसके अलावा वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप ली जाती है, वहाँ पर कौन सी क्रॉप के लिए इन्वायरमेंट सही है, या फिर जो जैसे किसी तरीके की जैसे अपन कह सकते हैं भी रोड एरिया होता है, उस क्षेत्र में जो रोड एरिया है रास्तों के उसके बारे में जानकारी मिलती है, या उस वहाँ पर जो वाटर होता है या जहाँ पर जल की कमी है या जल की अधिकता है या इस क्षेत्र में कितने पानी है, तो इन सब के बारे में अपन क्या रिमोट सेंसिंग द्वारा पता लगाते हैं। इसके अलावा जैसे वनस्पति सूचकांकों को प्रदान करने के लिए एरियल सैटेलाइट इमेजरी को संसाधित किया जाता है, यानी उस क्षेत्र में ऊपर एरियल सैटेलाइट यानी उस क्षेत्र से ऊपर से एक मैप तैयार कर लिया जाता है उस क्षेत्र का वनस्पति का। जैसे अपन
पूरी तरीके से भी इस क्षेत्र में कौन कौन सी जो ये वेजिटेशन है यानी कौन कौन सी वनस्पतियाँ वहाँ पर है। उसके बाद में पौधों के स्वास्थ्य यानी कि उसके प्लांट के हेल्थ की ग्रोथ के बारे में, यानी कि प्लांट है जो कितना ग्रोथ कर रहा है या इसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है, उस प्लांट पूर्ण रूप से हेल्थी है कि नहीं है, या उसमें किसी तरीके की डिजीज या ये प्रकोप है। या उसके बाद में जैसे तो इस तरह बहुत सारी जानकारी थी। परिसिद्ध जो टेक्निक्स है उनका मेन रोल यही होता है कि उस क्षेत्र की मृदाओं के बारे में, उस क्षेत्र की इन्वायरमेंट के बारे में, या उस क्षेत्र के पोषक तत्वों के बारे में, उस क्षेत्र की जैसे मृदा कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है वहाँ पर, तो ये सभी जो टेक्निक्स है इन सभी टेक्निक्स का यही एक अहम होता है कि उस क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, जो अलग अलग एक वे में या अलग अलग अपने तरीके से उसको या अपने संसाधनों से क्या है अपने संपूर्ण जो जानकारी है वह कलेक्ट की जाती है। उसके बाद अपने आता है भी परिशुद्ध एग्रीकल्चर है, उसके क्या लाभ हैं। तो लाभ वही लाभ है जो अपने लास्ट क्लास में कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे, यानी कि इसकी क्या अवधारणा है, किस वजह से परिशुद्ध खेती को अपनाया जाता है। जैसे कुल उपज में वृद्धि, यानी उसको फसल की किस्मों में सही चयन करना, या कीटनाशकों शाकनाशियों का सही प्रकार, या उसका जो फर्टिलाइज़र होता है वह कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितनी उसकी आवश्यकता है, इन सब के इनके बारे में जानकारी में क्या है इसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मिलती है। उसके अलावा वहाँ पर जैसे दक्षता में सुधार, यानी जो वर्क एफिशिएंसी है उसके बारे में सुधार, यानी वही जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल बताई थी भी अपने जहाँ पर जितनी आवश्यकता है अगर उतना ही काम करते हैं तो पर क्या है वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अगर बिना सोचे समझे जहाँ पर किसी क्षेत्र में काम किया जाता है तो अपने क्या है वहाँ पर वर्क भी ज़्यादा होता है और अपना टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होता है, और उसमें क्या है श्रम की लागत भी बहुत आती है। तो इन सब के बारे में जानकारी भी हमें क्या होती है प्रिसीजन एग्रीकल्चर से मिलती है। उसके अलावा उत्पादन लागत में कमी भी अपन क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, यानी सही जो अपनी क्वांटिटी है वह सही टाइम पर देखकर इसे क्या है कॉस्ट से इसकी लागत से बचा जा सकता है। उसके बाद में कृषि प्रबंधन में बेहतर निर्णय लेना, यानी किसान को संपूर्ण रूप से इसकी क्षेत्र के बारे में जानकारी होना, या कम पर्यावरणीय प्रभाव, एक सही दर पर कृषि रसायनों का समय पर प्रयोग करना, या मिट्टी व पानी की अत्यधिक अवशेषों से बचाव करना, यानी उस क्षेत्र में अपन किस तरीके से जैसे सॉइल इरोजन है, वाटर इरोजन है, उनसे बचा जा सकता है। इन सब के बारे में अपन क्या है प्रिसीजन इन टेक्निक्स के द्वारा अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और समय के साथ बेहतर प्रबंधन करके किसानों को इसकी नॉलेज, जैसे कोई भी अगर फार्म है अगर प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसको क्या है इस टेक्निक्स के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये एक टेक्निक आधारित खेती है, अगर इसको इन संसाधनों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है तो वह इस प्रिसीजन एग्रीकल्चर को नहीं अपना पाएगा, या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वह पूर्ण रूप से असफल साबित होती है। इसलिए एक बेहतर फार्मर प्रबंधन होना जरूरी होता है। उसके अलावा जैसे कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है इस प्रकार की जैसे जानकारी है वो यानी पूरे डाटा है जो उसमें कंप्यूटर में अपने कलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद में उस डाटा को अपन कभी भी जैसे आवश्यकता उड़ती है उस आवश्यकता पड़ती है या उस क्षेत्र के बारे में उसमें जानकारी चाहिए होती है तब अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में अब जैसे एक आता है भी ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वह भारत में क्यों लागू नहीं की जा सकती, तो इसके लिए जैसे विकसित देशों में किसान आमतौर पर बड़े खेतों यानी लगभग 10 से 1000 हेक्टेयर या उससे अधिक के मालिक क्या है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो एरिया होता है वह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कई हज़ार हेक्टेयर का एरिया है जो एक समान लेवल होता है, या एक बड़े जैसे अपन कह सकते हैं कि वहाँ तक जोत का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। और भारत में सबसे बड़ी यह कमी पाई जाती है कि भारत में जो जोत का आकार है वह बहुत छोटा होता है, और छोटे जगह पर एक हर तरीके की टेक्निक को लागू करना बहुत आसान नहीं होता या बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या है यह इसका एक मेन रीज़न होता है कि इसमें भारत में लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद में इसकी खरपतवारों में प्रतिस्पर्धा या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है, यानी जैसे जोत छोटी होने की वजह से उस क्षेत्र में अलग खरपतवार मिलेगा या दूसरे जोत में अलग खरपतवार मिलेगा, तो वहाँ पर जो वेरिएशन पाया जाता है इस वेरिएशन की वजह से अपन क्या है वहाँ पर सही तरीके से किसी टेक्निक को स्टार्ट नहीं कर सकते, या उस टेक्निक को अपन वहाँ पर शुरू या अपन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में अब एक स्पेसिफिक जो कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में अपन इसका जो कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में फसल की जैसे फसल प्रबंधन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पारंपरिक कृषि में या किसी क्षेत्र में मृदा का मानचित्र मौजूद हो सकता है, फिर भी किसान अपने खेतों में एक फसल प्रबंधन का अभ्यास करते हैं। भूमि की तैयारी
उर्वरक या कीटनाशक या जड़ी बूटियों का प्रयोग या विभिन्नता के बावजूद एक समान रूप से किया जाता है। इस प्रकार इष्टतम उपज या विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा धन की हानि जैसे श्रम का अकुशल उपयोग, यानी वहाँ पर अपन क्या है वर्क एफिशिएंसी भी अपनी कम होती है। वहाँ पर किसी क्षेत्र में अपन इतना काम हो जाता है कि वहाँ उतने काम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर भी क्या है एक ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है, जैसे अपन अपने एक परंपरागत कृषि बोलते हैं, उनमें ये एक तरीके से चलता आ रहा है। भी अपन उसी काम को बार बार करते जा रहे हैं और वहाँ पर जो चीज़ जहाँ जिसकी आवश्यकता नहीं है उसी चीज़ को अपन क्या वहाँ बार बार दे रहे हैं। तो ये जो प्रीसीजन एग्रीकल्चर में इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए अपन क्या इसको लागू नहीं कर सकते। उसके बाद में 1980 के दशक में के बाद सूचना प्रौद्योगिकी को उपलब्धता है जो किसानों को नए उपकरण या दृष्टिकोण प्रदान करती है और एक विशिष्ट स्थान के लिए सबसे उपयुक्त प्रबंधन रणनीति विकसित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाती है, जिससे उत्पादक सामग्री की दक्षता वृद्धि होती है। उसके बाद में भारतीय कृषि में इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे परिशुद्ध खेती है जो ज़्यादातर विकसित देशों तक ही सीमित है। भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी क्रियान्वयन की सीमाएं निम्नलिखित है, जैसे कम क्षेत्र में खेती, वैसे मैंने जोत का आकार छोटा होना या स्मॉल लैंड होल्डिंग, या उसके बाद में फसल प्रणाली में बाजार की खामियां, यानी कि यहाँ पर क्या हेट्रोजेनिसिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम एंड मार्केट इम्परफेक्शन, यानी कि जो अपना मार्केट जो बाजारीकरण है या अपनी जो फार्मिंग सिस्टम की जो प्रणालियाँ हैं तो उनके बारे में सही नहीं होती है। जो फार्मिंग सिस्टम प्रणालियाँ है वह अलग अलग जो फील्ड होते हैं, जो अलग अलग एरियाज होते हैं उस क्षेत्र में अलग अलग होती है। किस क्षेत्र में कौन सी जो अपन कृषि प्रणाली अपनाते हैं उस क्षेत्र में, जैसे अपन कह सकते हैं कि जो ड्राउट रोजिटेस एरिया जो ड्राउट एरिया होता है उसमें अपन क्या है ये थोड़ी है भी वहाँ पर जो हाई इरीगेटेड क्रॉप ले सकते हैं। तो इसलिए जो क्षेत्र जिस प्रणाली के अनुकूल होता है वही अब फार्मिंग सिस्टम प्रणाली अपन अपनाते हैं। उसके अलावा उपकरण या तकनीकों की जटिलता के लिए नए कौशल की आवश्यकता होती है, यानी उन टेक्निक जो होती है उनके बारे में एक कॉम्प्लिकेट होती है। इन टेक्निक के बारे में संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होने के कारण अब इस खेती को लागू नहीं कर सकते। उसके बाद में जैसे तकनीकी विशेषता, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का अभाव या भारतीय अपने लगभग अनुसंधान या विकास में, यानी कि जो एग्रीकल्चर है रिसर्च होता है वह इंडिया में बहुत कम रिसर्च होता है और जो टेक्निक्स होते हैं उनको संपूर्ण रूप से फील्ड में नहीं ला पाता है। यह भी इसका एक मेन रीज़न है। उसके बाद में बाज़ार की खामियां या बुनियादी ढांचे या संस्थागत बाधाएं या हाई कॉस्ट, यानी अपने जो मार्केट है वह क्या है एक परंपरागत मार्केट है। वहाँ पर क्या है जो जितनी चलती जो भी चीज़ है, जैसे अपन मंडियाँ हैं तो वह विकसित है, वह चलती आ रही है, उसी क्रॉप को उगा लिया फिर वहाँ पर ले आए, फिर वहाँ से आगे निर्यात वगैरह कर दिया। तो ये जो एक परंपरागत जो प्रथा चल रही है इसकी वजह से इस खेती को अपन लागू नहीं कर सकते, या वहाँ पर जो अपनी लागत होती है वह अधिक होती है। उस इन जो टेक्निक्स होती है या ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होती है इनमें क्या है कॉस्ट है वो बहुत आती है। यानी भी किसी टेक्नोलॉजी को अपन अगर रखते हो तो उसमें आपको पता है भी कम से कम अधिक से अधिक लागत आती है, तो इनकी वजह से अपन उसको वहाँ यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की से बहुत सारी प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं जिनकी वजह से इनको अपन लागू नहीं कर सकते हैं या प्रिसीजन एग्रीकल्चर इसको नहीं अपना पाते हैं। तो ये थी आज का प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में क्लास, यानी आज जो अपना प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वह टॉपिक कंप्लीट है और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।